नमस्कार साथियों। फिर एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान पे। ज्ञान गेट योर एम नाउ। परीक्षा आ चुकी है। नवोदय के वाइस प्रिंसिपल प्रिंसिपल की ऐड भी आ चुकी है। आप लोगों ने फॉर्म भी भर दिया है। पढ़ाई भी बड़ी जोरों शोरों से चल रही होगी। मेरी भी कोशिश है आप लोगों को थोड़ी बहुत जो भी मैं सहायता कर पाऊँ वो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सिलेबस का एक हिस्सा जो कि नवोदय समिति के बजट पर आधारित है उसको आज हम देखेंगे। नवोदय विद्यालय समिति में बजट किस तरह से बनाया जाता है, बजट के कौन से हिस्से होते हैं, छात्र छात्राओं के लिए आने वाला पैसा किस मद में किस हेड में आता है, कैसे खर्चा किया जाता है, ये सब के बारे में हम आज के इस वीडियो में डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों ये वीडियो एमसीक्यू नहीं है, ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पे है क्योंकि मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आई कि सर बजट के बारे में एक्सप्लेनेशन दीजिए। तो मैंने एक कोशिश की है और वो एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश मैं इसमें कर रहा हूँ। देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो जरा अच्छी लगे ज़रूर तो इसको मेरे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और अगर आपके कोई भी सुझाव है या आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर इसमें कहीं पे भी कोई मॉडिफिकेशन या गलती आपको लगती है तो आप मुझे वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज बजट। बजट होता क्या है। हमारे यहाँ पे जनरल फाइनेंशियल रूल में 43(1) के अंतर्गत बताया गया है, इसकी व्याख्या की गई है कि एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बजट मीन्स एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बजट क्या होता है? एक आर्थिक जो भी हम खर्चा करते हैं उसका एक स्टेटमेंट होता है, शोइंग द एस्टिमेटेड रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हर कोई बजट बनाता है। आप नौकरी वाले हम लोग भी बजट बनाते हैं कि सैलरी इतनी आई तो इसमें कितना पैसा किस हेड में जाएगा, इनकम कहाँ से होगी और खर्चा कहाँ पे होगा। तो सरकार भी ऐसा एक बजट बनाती है। तो इसी बजट से आधारित हमारा बजट होता है। तो एज पर द जनरल फाइनेंशियल रूल 44 द बजट शैल कंटेन द फॉलोइंग। जनरल जीएफआर रूल जो है 44 के अंतर्गत बजट में निम्नलिखित चीजें होती है। नंबर 1, estimates of all revenues expected to be raised during the financial year to which the budget relate। मतलब जैसे अभी 2022-23 फाइनेंशियल ईयर चल रहा है तो बजट में इस 2022-23 वर्ष में कितना फाइनेंस जनरेट होगा, कितना रेवेन्यू जनरेट होगा, वो रेवेन्यू के बारे में पहला पार्ट होता है। फिर नंबर 2 इसमें डिस्कशन होते हैं एस्टिमेट ऑफ ऑल एक्सपेंडिचर फॉर ईच प्रोग्राम स्कीम एंड प्रोजेक्ट इन दैट फाइनेंशियल ईयर। मतलब कितना रेवेन्यू जनरेट होगा, साथ ही साथ गवर्नमेंट ये भी डिसाइड करती है कि एस्टिमेटेड खर्चा क्या होगा, एक्सपेंडिचर क्या होगा फॉर ईच प्रोग्राम स्कीम एंड प्रोजेक्ट इन दैट फाइनेंशियल ईयर। मतलब अब कई सारी सरकारी योजनाएं जो चलती है उनमें होने वाला खर्चा ये भी बजट का एक हिस्सा होता है। फिर तीसरा पार्ट होता है बजट का एस्टिमेट्स ऑफ ऑल इंटरेस्ट एंड डेब्ट सर्विंग चार्जेस एंड एनी रिपेमेंट ऑन लोन्स इन दैट फाइनेंशियल ईयर। साथ ही साथ अगर किसी हेड में कोई कर्जा लिया गया होगा तो उसका ब्याज देना है, कुछ कर्जे की रिपेमेंट करनी है, तो ये भी बजट का ही एक हिस्सा होता है। और कोई भी बात जानकारी नंबर 4 में आएगी, एनी अदर इंफॉर्मेशन एज में बी प्रिस्क्राइब। तब ये बजट बनाया क्यों जाता है? व्हाई इज बजट प्रिपेयर्ड? क्या जरूरत है बजट बनाने की? द प्रिपरेशन ऑफ बजट एस्टिमेट्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड टाइम बाउंड वर्क। ये जो प्रिपरेशन होती है ना बजट की, बड़ा टाइम बाउंड होती है, ये इंपॉर्टेंट भी होती है। दिस इन्वॉल्व प्रॉपर प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच हेड ऑफ अकाउंट एंड यूनिट। हर हेड में हर यूनिट में कितना पैसा लगेगा ये इसमें इंपॉर्टेंटली डिस्कस किया जाता है, इसीलिए इसकी जरूरत होती है। अब नंबर 2 देखते हैं, प्रोविजन इन जीओआई। जीओआई मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो द गवर्निंग मिनिस्ट्री कलेक्ट बजट फ्रॉम ईच ऑर्गेनाइजेशन। आपको पता होगा आपके स्कूल में भी आपसे मार्च एंड में बजट मांगा जाता है। बुलाते हैं कि नहीं आपके प्रिंसिपल आपको कि भाई आने वाले साल में क्या क्या करवाना है, किसको किस हेड में क्या चाहिए, किस डिपार्टमेंट को कबर्ड चाहिए, नया क्लास में बेंचेस चाहिए कि नहीं। तो ये सारे जो भी बजट है ये कलेक्ट किया जाता है। तो भारत सरकार भी ऐसा ही करती है कि जैसे रेलवे है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, इनसे उनके खर्चे का एस्टिमेटेड एक वैल्यू निकलवाती है। सबमिट इट्स कंसोलिडेटेड डिमांड ऑफ ग्रांट्स टू द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और ये सब लोग फाइनेंस मिनिस्ट्री में अपने डिमांड्स को सबमिट करते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बेसिंग ऑन द रिक्वायरमेंट रिसीव्ड फ्रॉम ईच मिनिस्ट्री प्लेसेस डिमांड्स फॉर ग्रांट्स इन लोकसभा
फॉर वोट एज पर GFR 51A। आपको पता होगा फिर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर अभी कौन है? हाँ, निर्मला जी सीतारामन। ये जो निर्मला सीतारामन जी है, फिर ये सब जो डिमांड्स आती है इसको लोकसभा में रखते हैं बजट पारित करने के लिए, और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है हमारे GFR 51 के अंतर्गत का, उसके अनुसार ये लोकसभा में रखते हैं। फिर उसके बाद आता है द बजट एंड डिमांड्स ऑफ फंड इज फाइनलाइज इन थ्री स्टेजेस इन नवोदय विद्यालय समिति। नवोदय विद्यालय समिति में 3 तरह से बजट फाइनलाइज होता है। एक होता है हमारा मेन बजट। ये जो मेन बजट है ये एस्टिमेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर इज प्रिपेयर्ड बाय द समिति हेडक्वार्टर बेसिंग ऑन सर्टन नॉर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर एज एग्जिस्ट इन द समिति। हमारे समिति के कुछ एक्सपेंडिचर के नॉर्म्स है, उस नॉर्म पे आधारित एक एस्टिमेट हमारा हेडक्वार्टर बनाता है। द एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर द प्रीवियस ईयर एंड द डिमांड रिसीव्ड फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, मतलब पिछले फाइनेंशियल ईयर में क्या खर्चा हुआ था भाई, उसके आधार पे एक एस्टिमेट निकाला जाता है और कुछ डिमांड्स को भी देखा जाता है, अलॉन्ग विद द रिवाइज एस्टिमेट ऑफ द प्रीवियस ईयर्स फ्रॉम रीजनल ऑफिस फॉर ईच यूनिट। आपका मेन बजट जो है, मेन डिमांड्स तो मांगी जाती है जनरली फरवरी मार्च में, और आपका रिवाइज एस्टिमेट मांगा जाता है जुलाई अगस्त सितंबर में लगभग। तो रिवाइज एस्टिमेट को भी देख के आपका बजट पहली स्टेज फाइनल होती है। द रीजन वाइज बजट रिसीव्ड फ्रॉम हेडक्वार्टर इज अगेन रीअलॉटेड बाय रीजनल ऑफिस फॉर ईच JNV। मतलब हेडक्वार्टर से जो बजट आएगा उसको रीअलॉटेड करने का काम कौन करता है? आपका रीजनल ऑफिस करता है। जैसे रीजनल ऑफिस पुणे है, शिलोंग है, भोपाल है, चंडीगढ़ है, ये रीजनल ऑफिस अपने अपने ऑफिस के रीजन के JNVs को बजट अलॉट करते हैं। नंबर 2 आता है इसमें, ड्यूरिंग जुलाई अगस्त रिवाइज एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड। अब होता क्या है कि आपको बजट तो दे दिया गया था, आपने मार्च अप्रैल में मांगा बजट, पर हुआ यूं कि जुलाई में एक बंदा आपका रिटायर करने वाला है तो उसका पेमेंट करना है, साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्ट टीचर भी लगाने, उनका भी पेमेंट करना है, कुछ चीज़ें इमरजेंसी में कुछ रिपेयर करवाना है, आपका जो एनुअल मेंटेनेंस बजट था एमेंडार वो उतना पूरा नहीं हुआ तो स्पेशल एमेंडार चाहिए। तो ऐसे सब की डिमांड के लिए आपको एक रिवाइज एस्टिमेट मांगा जाता है, बेसिक ऑन द कंसोलिडेटेड डिमांड्स रिसीव्ड फ्रॉम रीजनल ऑफिस फॉर ईच यूनिट एंड अप्रूव्ड आफ्टर मॉडिफिकेशन इफ एनी रिक्वायर्ड। अगर फिर कोई जरूरत है तो उसको मॉडिफाई भी किया जा सकता है। नंबर 3, फाइनली द डिमांड फॉर फाइनल ग्रांट इज प्रोजेक्टेड ड्यूरिंग मार्च फॉर द एक्चुअल एक्सपेंडिचर फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर। और फिर मार्च महीने में करंट फाइनेंशियल ईयर की एक्चुअल डिमांड कितनी, उसका एक एक्सपेंडिचर निकाला जाता है। तो आगे देखेंगे, प्रिपरेशन ऑफ बजट एस्टिमेट्स, रिवाइज एस्टिमेट्स। समिति हैज ऑलरेडी प्रिस्क्राइब द बजट फॉर्मेट। हमारे समिति ने बजट फॉर्मेट फिक्स किया है, हेड ऑफ बजट्स भी पक्के कर दिए और नॉर्म्स फॉर एलोकेशन भी पक्के कर दिए। तो ये जो हमारे समिति ने, नवोदय विद्यालय समिति ने जो बजट के हेड्स बनाए हैं, मेन हेड्स एंड नॉर्म्स जो भी एलोकेशन के, वो कैसे, तो वो निम्नलिखित है। नंबर 1, स्टाफ पेमेंट। नवोदय का एक बड़ा हिस्सा खर्चे का खर्चा होता है स्टाफ पेमेंट पे भी। तो ये जो स्टाफ पेमेंट है, द प्रोजेक्शन शुड बी मेड विद द रेफरेंस टू एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑफ प्रीवियस ईयर। पिछले साल आपका कितना सैलरी पे खर्चा हुआ था उसके आधार पे ये नए साल के लिए बनाते हैं। नंबर 2, फ्लो ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर द करंट ईयर। इस साल वो कैसे कैसे लगेगा उसका एक फ्लो होता है। नंबर 3, एडिशनल रिक्वायरमेंट फॉर एनुअल इंक्रीमेंट। यस, आपको पता होगा हमारे समिति के एम्प्लॉयज का इंक्रीमेंट साल में 2 बार होता है और लगता है एक बार है, मतलब 1 जनवरी या 1 जुलाई। ये तो आपके नॉर्मल इंक्रीमेंट हो गए। साथ ही साथ किसी को एडिशनल इंक्रीमेंट भी होते हैं, जैसे MSCP के अंतर्गत अगर 12 साल हो गए तो स्पेशल इंक्रीमेंट अगर लगता है तो, या इन्हांसमेंट ऑफ DA रेट्स एंटिसिपेटेड। आपका अगर DA बढ़ गया, अभी हमारा DA समिति में कितना है, 34% है, अगर समझ लीजिए कि ये DA बढ़ करके 38 या 40% हो गया तो एक्स्ट्रा खर्चा लगेगा, तो उसको ध्यान में रखे हुए बजट मांगा जाता है। Then proportionate expenditure on filing of the vacant post, if any, during the current financial year either on regular or contract basis। अब समझ लो 2 साल से आपके यहाँ पे एक पोस्ट वैकेंट है और इस साल आपके डिपार्टमेंट ने आपको वो पोस्ट दे दी, तो नेचुरली अगर पोस्ट दिए तो उसकी सैलरी भी देनी पड़ेगी। तो वो भी ध्यान में रखते हुए, अगर वो बंदा एम्प्लॉय परमानेंट आता है तो परमानेंट के हिसाब से सैलरी, अगर कॉन्ट्रैक्ट वाला आता है तो उसके हिसाब से भी सैलरी मांगनी पड़ेगी ना, क्योंकि समिति में एक्स्ट्रा पैसा आपको नहीं मिलेगा।
The provisions towards payment of gratuity and leave encashment to the employee on their resignation or superannuation. अगर आपके इस साल फाइनेंशियल ईयर में कोई बंदा रिटायर हो रहा है तो उसकी ग्रेजुटी देनी पड़ेगी, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 20 लाख होती है। या अगर समझ लो वो अपनी लीव इनकैशमेंट करता है तो उसको भी पेमेंट देना पड़ेगा। अगर कोई समिति छोड़ के गया तो भी उसको देना पड़ेगा। सुपर एन्यूएशन होता है, कोई रिटायर होता है तो वो भी अपनी लीव इनकैशमेंट करेगा तो उसको पेमेंट देना पड़ेगा ना हमको। तो ये स्टाफ पेमेंट के खर्चे में से आएगा। साथ ही साथ है अगला हमारा समितिस कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड एनपीएस पेएबल ड्यूरिंग द ईयर। और साथ ही साथ हमारी समिति, आप जो एनपीएस में पे करते हैं, आपको जानकारी होगी 2009 के बाद न्यू पेंशन स्कीम कंपलसरी कर दी गई थी। मेरे वीडियोस हैं न्यू पेंशन स्कीम पे, आप चाहे तो देख सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन आपको वीडियो के लिंक में मिल जाएगा। तो समिति का जो एम्प्लॉय है उसका कंट्रीब्यूशन होता है 10% और समिति का कंट्रीब्यूशन होता है 14%। तो ये 14% कंट्रीब्यूशन की भी डिमांड फाइनेंस के तरफ से मांगनी पड़ेगी। देन द प्रोविजन टुवर्ड्स पेमेंट ड्यू टू सीपीएफ सब्सक्राइबर इफ एनी ऑन अकाउंट ऑफ डिपॉजिटेड लिंक इंश्योरेंस स्कीम। अगर किसी का सीपीएफ है 2009 से पहले वाले लोग, तो उनका भी पेमेंट होगा तो वो पेमेंट मांगना पड़ेगा। साथ ही साथ डीएलआई जो होता है, डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम जो है डीएलआईएस, तो इसके लिए भी पैसे लगेंगे और ये सारे पैसे स्टाफ पेमेंट वाले हेड के अंतर्गत आते हैं। हमारा अगला सवाल, एक्सपेंडिचर ऑन स्टूडेंट्स। तो एक्सपेंडिचर ऑन स्टूडेंट्स कहां तक है, ये ध्यान में रखना है दोस्तों कि अब ये एक्सपेंडिचर ऑफ स्टूडेंट ये इंपॉर्टेंट है। इस पर बहुत सारे सवाल बनते हैं और ये आएंगे ही आएंगे एग्जाम में। सबसे पहले मेन और इंपॉर्टेंट होता है मेस एक्सपेंडिचर। मेस एक्सपेंडिचर जो है रुपए 1587 पर मंथ, 1587 रुपीज पर मंथ एज पर स्टूडेंट फॉर 9 मंथ्स एंड एडिशनल रुपीज 265, 265 रुपए एडिशनल। टोटल हो गए 1852 रुपए। कभी कभी सेपरेट सेपरेट भी पूछते हैं और कभी कभी एक साथ पूछा जाता है, तो ध्यान में रखना है ये 1852 रुपए पर मंथ पर स्टूडेंट फॉर जेएनवी एट हार्ड एंड डिफिकल्ट स्टेशन पे आते हैं। जो जेएनवी डिफिकल्ट और हार्ड स्टेशन पे वहां पे 1852 रुपए पर मंथ 9 महीनों के लिए मेस में खाने के खर्चे के रूप में बच्चों के आते हैं। और इसी के साथ इन एडिशन फॉर मिसलेनियस मेस एक्सपेंडिचर, अब मेस में मिसलेनियस एक्सपेंडिचर होते हैं जैसे कि फ्यूल फॉर कुकिंग है, क्लीनिंग है, वॉशिंग है, और वेजेस फॉर कैजुअल वर्कर है। आपको पता होगा कैजुअल वर्कर जहां पे चपाती बनती है तो 40 बच्चों के पीछे एक कैजुअल वर्कर आप लगा सकते हैं। तो कैजुअल वर्कर के लिए भी आपको एक पैसा लगेगा। तो ये एडिशनल अमाउंट जो आती है वो आती है 353 रुपीज, 353 रुपीज पर चाइल्ड पर मंथ फॉर 9 मंथ्स। ये भी अप्रूव की गई है। मतलब 1852 पर प्लस 353 रुपए आप ऐड कर सकते हो। पर ये 353 रुपए आपके मेस एक्सपेंडिचर में जाते हैं ज़्यादातर कैजुअल वर्कर के सैलरी में, मेस के क्लीनिंग में, कुकिंग के फ्यूल में वगैरह। तो ये तो हो गया मेस का खर्चा। मतलब 1852 रुपए पर डे, सॉरी पर मंथ पर स्टूडेंट आते हैं। तो ये 1852 को आप अगर 30 से डिवाइड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नवोदय की मेस आप जानते हैं, अगर लड़कियां ज़्यादा हो तो मेस फायदे में रहती है, मेस में नुकसान नहीं होता, मेस माइनस नहीं जाती। अब उसमें स्टूडेंट एक्सपेंडिचर में सबसे सेकंड वाला पार्ट आता है, इंपॉर्टेंट पार्ट आता है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म में बच्चों को 3 अलग अलग रीजन्स बनाए गए हैं। नंबर 1, फॉर जेएनवीज लोकेटेड इन टेम्परेट क्लाइमेट और कोस्टल एरियाज। कोस्टल एरियाज मतलब समुद्र के किनारे वाले जेएनवीज जहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा हाई भी होता है और कम भी होता है, वहां पे 2400 पर स्टूडेंट पर ईयर मिलते हैं, मतलब यूनिफॉर्म के लिए। जैसे इसमें आते हैं टेम्परेट क्लाइमेट वाले एरियाज में आते हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला, उड़ीसा, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, गुजरात, दमन दीव, महाराष्ट्र, गोवा, दादरा नगर हवेली, अंडमान निकोबार आइलैंड, पुडुचेरी और लक्षद्वीप। यहाँ के बच्चों के लिए 2400 रुपए पर स्टूडेंट पर ईयर मिलेंगे यूनिफॉर्म के लिए। दूसरा इसमें कैटेगरी पड़ती है द जेएनवीज लोकेटेड इन एक्सट्रीम समर एंड विंटर, जहाँ पे सर्दियां भी जम के पड़ती है और गर्मी भी जम के पड़ती है। तो ऐसे एरिया के लिए 3000 रुपीज पर स्टूडेंट पर ईयर यूनिफॉर्म के लिए हमें मिलते हैं। कितने? 3300 रुपए पर स्टूडेंट पर ईयर। अब इसमें कौन से आते हैं एक्सट्रीम समर और एक्सट्रीम विंटर वाले एरियाज? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और चंडीगढ़।
ये जो राज्य हैं, इन राज्य में के जेएनवीज के लिए 3,000 रुपये पर स्टूडेंट पर ईयर मिलते हैं। और तीसरी कैटेगरी बनती है फॉर जेएनवीज लोकेटेड इन एक्सट्रीम विंटर एरियाज। वो जेएनवीज जो एक्सट्रीम विंटर एरियाज में है, जहां पे बहुत जबरदस्त सर्दी पड़ती है, 3,360 रुपये पर स्टूडेंट पर ईयर यूनिफॉर्म के लिए मिलते हैं, जिसमें आते हैं जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, नॉर्थ ईस्ट रीजन और हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों ध्यान रखना है, यूनिफॉर्म का डिफरेंस अलग अलग जगहों पे अलग अलग रेट हैं। अगर उन्होंने आपसे पूछ लिया कि जेएनवी लोकेटेड इन महाराष्ट्र को एक स्टूडेंट को कितने रुपए मिलेंगे एक साल के यूनिफॉर्म के लिए, तो वो आपको ध्यान से रखना है ध्यान में कि वो कौन से एरिया में वो जेएनवी पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने डिटेल में दिया है, आप लोग इसको देख सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ साथ ₹400 पर स्टूडेंट पर ईयर डेली यूज टॉयलेट आइटम और अदर एक्सपेंडिचर ऑफ स्टूडेंट फॉर स्टेशनरी, ट्रैवल, मेडिकल, सीबीएसई फी, कंसुलर रिम्यूनरेशन एक्सेट्रा, ये सब जो है आपके 1,680 रुपये पर स्टूडेंट पर ईयर जो आते हैं आपके बच्चों के लिए, मेडिकल फीस, स्टेशनरी, ट्रैवल, इसके लिए आते हैं। सीबीएसई फीस के लिए भी बच्चों के एक फिक्स रकम आती है। और साथ ही साथ ₹360 रुपये पर स्टूडेंट स्कूल बैग के लिए आते हैं, और जो हम कब देते हैं 6th, 9th एंड 11th में। हर बच्चे को हर साल स्कूल बैग नहीं मिलती है, 6th में, 9th में और 11th में मिलती है। तो उसके लिए आते हैं 360 रुपये एक बच्चे के एक स्कूल बैग के लिए। एंड 5 lakhs at RO level to provide assistive device for education of children with special need. Yes, RO लेवल, रीजनल लेवल पे अगर कोई बच्चा दिव्यांग चाइल्ड है, तो दिव्यांग चाइल्ड के लिए हेल्प करने के लिए, उसके पढ़ाई में कोई अगर इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है, उसके लिए RO लेवल पे 5 लाख रुपए बजट में सैंक्शन होते हैं। तीसरा खर्चा होता है रेंट। द एक्चुअल रिक्वायरमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंट एज अप्रूव्ड बाय रीजनल ऑफिस हेडक्वार्टर फॉर द ईयर। अभी तो लगभग कोई भी जेएनवी रेंटल एकोमोडेशन में नहीं चल रहा है, तो रेंट वाला खर्चा तो शायद ही आता होगा। फिर भी एक आधा जेएनवी हो सकता है कि जो रेंट वाले कैंपस में चल रहा हो, तो वहाँ पे एक्चुअल रिक्वायरमेंट जो होती है उस हिसाब से उसको रेंट का पैसा मिल जाएगा। इसके बाद में आता है चौथा फंड, होता है हमारा कंटिजेंसीज। अब कंटिजेंसीज में कई सारी चीज़ें आती है, जैसे वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है। वाटर और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस में जो भी इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, this projection under this head may be made only in respect of water and electricity charges payable for the consumption based on monthly average of bills and expenditure। आपका पिछले साल भर में कितना इलेक्ट्रिक का पानी का बिल आया था, उस हिसाब से आपको चालू फाइनेंशियल ईयर में भी पैसा मिल जाएगा बिजली के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें दूसरा पार्ट है मिसलेनियस कंटिजेंसीज। अब ये मिसलेनियस कंटिजेंसी में भी जो फंड फिक्स्ड होता है वो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे सिक्योरिटी पर्सनल है, आपके हाउसकीपिंग के लोग हैं, किचन में, गार्डन में पेट्रोल के लिए, डीजल के लिए गाड़ी का खर्चा है, साथ ही साथ टेलीफोन के बिल होते हैं, पोस्टेज होते हैं, स्टेशनरी होती है, न्यूज़पेपर का खर्चा होता है, और अभी नया आप जानते होंगे इंटरनेट के बिल है, इंटरनेट सर्विस चार्जेस है। तो इंटरनेट के लिए कई बार हम वन टाइम लीज लाइन भी ले लेते हैं, तो उसके लिए भी पैसे लगते हैं। सिक्योरिटी पर्सनल अगर हमको लगाना पड़ता है, अभी समिति ने पिछले ही कुछ महीनों पहले ऑर्डर दिया था और हर स्कूल को 3-3 सिक्योरिटी गार्ड मिले हैं, मतलब 6 सिक्योरिटी गार्ड मिले हैं 3 शिफ्ट के लिए, तो उसका खर्चा भी हमारे कंटिजेंसी से ही जाता है। फिर हमारा अगला खर्चे का हेड होता है को करिकुलर एंड एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज, सीसीए के लिए भी एक बजट फिक्स्ड है, 100 रुपीज पर स्टूडेंट पर ईयर। कितना है? 100 रुपीज पर स्टूडेंट पर ईयर। ये बेस्ड है, फिक्स्ड है बजट ऑन एक्चुअल स्टूडेंट स्ट्रेंथ ऑफ द विद्यालय। अगर आपके स्कूल में 500 बच्चे हैं तो 500 इंटू 100, ये आपका सीसीए के लिए आने वाला फंड है, सब्जेक्ट टू सीलिंग ऑफ नॉर्म्स एज डिटेल्ड बिलो। पर इसमें सीलिंग लगेगी, फिक्स्ड है। नंबर 2, actual requirement may be projected at regional office level in connection with sports and cultural meet at cluster, regional, national level। अगर आपके स्कूल में
रीजनल या क्लस्टर है कोई स्पोर्ट्स का या कोई इवेंट का, तो जो भी खर्चा लगेगा आप आरओ को आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, आपको पैसा मिलेगा. देन in respect of Vidyalayas wherein the NCC and Scout Guides activities have been extended, the actual requirement may be projected at regional level. अगर आपके यहाँ पे NCC या NSS है तो उसका जो भी खर्चा है आपको रीजनल लेवल पे मांगना पड़ेगा, जो आपको मिल जाएगा. उसके बाद में इसमें डी बनता है एक्चुअल रिक्वायरमेंट में बी प्रोजेक्टेड एज रीजनल लेवल फॉर कंडक्टिंग आर्ट एंड कल्चरल स्किल वर्कशॉप. अगर आपको रीजनल लेवल में आपकी स्कूल को कोई रीजनल लेवल का या क्लस्टर लेवल का कोई वर्कशॉप दिया है तो उसमें जो भी खर्चा लगेगा वो भी आपको आरओ लेवल पे मांगना पड़ेगा. साथ ही साथ द रिक्वायरमेंट इन कनेक्शन विद एक्टिविटीज अंडर स्पेशल प्रोग्राम्स should not be included under this head and this should be intermitted to academic wing of NVS headquarter for further course of action in matter. अगर ये स्पेशल कोर्स है तो आपको स्पेशल फाइनेंस के लिए अलग से मांगना पड़ेगा, वो आपके ईयरली फाइनेंशियल बजट में नहीं आएगा, ये ध्यान में रखना है. अब देखेंगे हम एक्सपेंडिचर ऑन एमेंडार मेंटेनेंस एंड रिपेयर वर्क्स ऑफ जेएनवीज बिल्डिंग. इसका नया लेटेस्ट सर्कुलर जो है, अगर जेएनवी परमानेंट साइट में चल रहा है तो 20 लाख रुपए तक उसको मेंटेनेंस के लिए, मेंटेनेंस और रिपेयरिंग के लिए मिलते हैं एनुअली. और इसका लेटेस्ट लेटर है, लेटर नंबर ऊपर में दिया हुआ है. 4/6/2021 के बाद से आपको बजट में रिवाइज नॉर्म्स के अंतर्गत 20 लाख रुपए पर जेएनवी जो परमानेंट साइट में रनिंग कर रही है उसके लिए मिलता है. आगे देखेंगे मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन प्रोग्राम. अगर आपके स्कूल में कंप्यूटर की लैब अच्छी है और आप कंप्यूटर एजुकेशन प्रोग्राम चला रहे हैं, उसको मेंटेन रखना है, तो आपको पहले 1 लाख रुपए एज पर जेएनवी इन रिस्पेक्ट ऑफ दोज विद्यालय वेयर इन द कंप्यूटर फैसिलिटी विथ 40 to 50 नंबर. अगर आपके स्कूल में 40 से 50 कंप्यूटर है तो आपको 1 लाख रुपए पर ईयर मिल जाएंगे मेंटेनेंस के लिए. और ये कंप्यूटर आपके मार्च 21 तक के होने चाहिए उतने. इसमें दूसरा दिया हुआ है, अगर आपके यहाँ पे 30 से ज्यादा कंप्यूटर है, कितने 30 से ज्यादा है पर 40 से कम है, तो आपको 80,000 रुपए पर ईयर मेंटेनेंस कंप्यूटर के लिए मिल जाएंगे. और जहां आपके स्कूल में 20 या 30 ही कंप्यूटर है, 10, 20, 30 ही कंप्यूटर है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा 40,000 रुपए 0.40 लैक्स मतलब 40,000 रुपए पर ईयर आपको कंप्यूटर मेंटेनेंस के लिए मिल जाएंगे. इसमें चौथा है, अगर आपके यहाँ पे एफसीएसए जानते हैं ना आप लोग, कंप्यूटर कम इंस्ट्रक्टर जो होता है, उसकी 10 महीनों की सैलरी के लिए भी आपको 3,41,250 रुपए आपको स्पेशल बजट में मिल जाते हैं एफसीएसए के लिए. इट मीन्स द एक्सपेंडिचर ऑन डिप्लॉयमेंट ऑफ फैकल्टी कम इंस्ट्रक्टर एफसीएसआई, इसके लिए भी आपको 3,41,250 रुपए उसके सैलरी के हिसाब से आपको मिल जाएंगे. तो ये कंप्यूटर सेक्शन के इसमें आता है. उसके बाद में हमारा आता है फर्नीचर. नवोदय में फर्नीचर भी उतना इंपॉर्टेंट है. द रिक्वायरमेंट अंडर दिस हेड में बी प्रोजेक्टेड ओनली ऑन एक्चुअल नीड बेसिस. ऐसा नहीं कि आपके मन में आया आपने पूरा फर्नीचर चेंज कर दिया, ऐसा नहीं चलता है. एक्चुअल नीड बेसिस है, ध्यान रखना है दोस्तों. नहीं तो कई बार क्या होता है, नहीं भाई मेरे साले का या मेरे साड़ू का ही फर्नीचर का काम है, चलो ये नए बेंच निकाल देते और नए बेंच ले आएंगे, ऐसे नहीं चलता. एक्चुअल नीड बेसिस पे आपको फर्नीचर लेना है. इन फॉर यूज इन ऑफिस, विद्यालय, हॉस्टल. बोलते हैं कि नहीं, आपके प्रिंसिपल आपसे पूछते हैं कि नहीं कि भाई फर्नीचर लेना है, किस क्लास को क्या चाहिए, टेबल चाहिए, बेंच चाहिए, तो आपका एक आधा एलडीसी कहता है कि सर मेरे पास में ढंग का टेबल नहीं है, टेबल खराब हो चुका है, नया चाहिए. तो उस टाइम पे उसका वो टेबल आपको कंडम करके नया टेबल लेना पड़ेगा. कंडमनेशन की एक अलग वीडियो रहेगा जो आगे बनेगा हमारा. तो दोस्तों ये खास ध्यान में रखना है कि फर्नीचर का जो है नॉर्म्स वो 4 लाख रुपए पर जेएनवी है रीचिंग क्लास 12. जो क्लास 12 में बन रही है, मतलब जिनकी अभी 11th है, अगले साल 12th आएगा, तो उनको 4 लाख रुपए तक मिलेगा. पर जिनके ऑलरेडी जेएनवी क्लास 12वीं तक पहुंच चुका है उनको ज्यादा से ज्यादा 1 लाख रुपए पर ईयर फर्नीचर में मिलेंगे. मतलब जो स्कूल अभी फुल फ्लेज रन कर रहा है
उनको 1 लाख रुपए पर ईयर, मतलब 12वीं तक का पूरा स्कूल हो गया उनको। और जिनका स्कूल अभी समझ लो 9वीं का ही है या 10वीं में ही है, अगले साल 11वीं शुरू होगा या 12वीं आने वाला है, तो उनको 4 लाख रुपए पर ईयर तक, जब तक कि यहाँ उनके यहाँ पे 12वीं शुरू नहीं हो जाता, 4 लाख रुपए पर ईयर फर्नीचर के लिए मिलते रहेंगे। इसके बाद में हमारा 10वां हेड आता है खर्चे का, लैब इक्विपमेंट। अब लेबोरेटरीज जो होती हैं तो उनके सामान भी लगेंगे, उनके लिए खर्चा भी लगेगा। द एक्चुअल रिक्वायरमेंट ऑफ कंज्यूमेबल एंड नॉन कंज्यूमेबल आइटम फॉर यूज इन लेबोरेटरीज। अब लेबोरेटरीज में कई सारी कंज्यूमेबल चीजें होती है, कोई एसिड्स होते हैं खत्म हो जाते हैं, बायोलॉजी में के कुछ कुछ मटेरियल है जो खत्म हो जाएंगे। तो जो कंज्यूमेबल है और नॉन कंज्यूमेबल है, इन सब के लिए जो एक्चुअल नीड बेसिस है, ये ध्यान में खास रखना, एक्चुअल नीड बेसिस, ऐसा नहीं कि भाई अपने मन से ले लिया, पुराना भी पड़ा है और नया चाहिए चाहिए, वैसे नहीं। एक्चुअल नीड बेसिस पे आपको लैब इक्विपमेंट के लिए आपके खर्चे के हिसाब से 1 लाख रुपए पर ईयर आपको लैब के आते हैं। ये सिर्फ स्पेशल कोई एक लैब के लिए नहीं, आपके यहाँ पे 3-3 लैब्स होती हैं, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब और बायो लैब, तीनों का मिलके 1 लाख रुपया पर ईयर आपका मेंटेनेंस कंज्यूमेबल और नॉन कंज्यूमेबल आइटम के लिए आता है। इसके अलावा होता है अदर इक्विपमेंट्स। अब बहुत सारे अदर इक्विपमेंट्स नवोदय समिति में लगते हैं, जैसे आरओ लगता है, आरओ प्यूरिफायर लगता है, कभी कभी पेडेस्टल फैंस लेने पड़ते हैं, आपके जेरोक्स मशीन है उसका टोनर जाता है, उसके लिए लगेगा, प्रिंटर के टोनर्स हैं। तो एडिशनल जो अदर इक्विपमेंट्स है उस हेड के लिए, जो जेएनवीज 12वीं तक पहुंच रहे हैं, ऊपर में मैंने कहा था कि द जेएनवीज रीच्ड अप टू द लेवल ऑफ, मीन्स दे आर इन द प्रोसेस ऑफ रीचिंग अप टू द लेवल ऑफ 12, दे गेट 5 lakhs। मतलब जो जेएनवी 12वीं तक पहुंच रहा है उनको 5 लाख, और जो ऑलरेडी पहुंच चुका है, मतलब जिनके यहाँ 12वीं फुल फ्लेज में चालू है, उनको 2.5 लाख रुपए पर ईयर अदर इक्विपमेंट हेड में आते हैं। हमारा अगला है लाइब्रेरी। अगर आपकी लाइब्रेरी बहुत अच्छी है, अभी ई ग्रंथालय वगैरह जैसे सॉफ्टवेयर भी लाइब्रेरियन को दे दिए गए हैं, लाइब्रेरी अगर अच्छी है तो आपको हर साल लाइब्रेरी के लिए 1 लाख रुपए हर साल आपको नई किताबें खरीदी करने के लिए आती हैं। आपका लाइब्रेरियन आपसे रिक्वायरमेंट मांगता है कि नहीं, कि सर आपके सब्जेक्ट की कोई अगर किताब है तो चाहिए तो बताइएगा, या कोई अगर बुक्स चाहिए तो हमको बताइएगा। क्योंकि नहीं तो कई बार क्या होता है, लाइब्रेरियन अगर इंटरेस्टेड नहीं रहा तो ये किताबें खरीदी ही नहीं जाती, फंड वापस चला जाता है। कभी भी दोस्तों ये ध्यान रखना है, अगर आप प्रिंसिपल बनने वाले हो तो ये चीज़ का ध्यान रखो कि लाइब्रेरियन को, और हाँ उसको बोलो कि टाइम से ले, नहीं तो सब सब सामान लेने के लिए आपकी जल्द 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 मचेगी, एकदम से आपको हॉचपॉच सिचुएशन आ जाएगी इन द मंथ ऑफ मार्च। तो ये सब स्टार्टिंग से प्लान करके धीरे धीरे लेना है। इसके अलावा आपका अगर पीटी बहुत अच्छा है, जैसे नवोदय विद्यालय में उजाला जो होता है वो लैम्प से होता है, LAMP, लाइब्रेरी, आर्ट, म्यूजिक और पीटी। तो अब आता है यहाँ पे नंबर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का, पीटी का। तो हमारे यहाँ पे खेल के लिए नवोदय विद्यालय समिति में 200 रुपए पर कैंडिडेट पर एनम स्पोर्ट्स के लिए आते हैं। अगर आपके विद्यालय की स्टूडेंट छात्र संख्या 500 है तो दोस्तों आपको 500 इंटू 200, लगभग 1 लाख रुपया आपका स्पोर्ट्स के अंडर मिल जाएगा। ये एक्चुअल स्ट्रेंथ के हिसाब से मिलेगा टू कैटर द नीड फॉर विद्यालय डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स। मतलब इस 1 लाख रुपए में आप बॉल है, आपके स्कूल को लगने वाली बैट है, या कोई भी जो खेल का सामान है वो आप ले सकते हैं। इसमें बहुत आ गया, दोनों कंज्यूमेबल और नॉन कंज्यूमेबल आइटम यू कैन परचेस। देन 14th part is there, कंप्यूटर एजुकेशन प्रोग्राम, परचेस ऑफ हार्डवेयर। अगर आपको हार्डवेयर की जरूरत पड़ती है फॉर द एक्सपेंशन ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन प्रोग्राम, द एक्चुअल रिक्वायरमेंट ऑफ विद्यालयस in respect of those selected GNVs wherein the computer facility has been extended during the current financial year may be intended to EDP unit of headquarter. Yes, आपको खुद को कंप्यूटर खरीदनी नहीं है, आपको सिर्फ रिक्वायरमेंट देनी है और आपका हेडक्वार्टर आपके लिए उसकी व्यवस्था कर देगा। जैसे अभी इस वर्ष में नवोदय विद्यालय समिति ने हर विद्यालय को 4-4 स्मार्ट क्लास, किसी को 2 किसी को 4 ऐसे स्मार्ट क्लास दी है। इसका हेडक्वार्टर लेवल पे टेंडर हुआ, सारी प्रोसेस वहीं से होगी, आपको सिर्फ सामान रिसीव करके फिट करवाना था। इसके अलावा विद्यालय में एक रिसोर्स रूम होता है, सेटिंग ऑफ द रिसोर्स रूम इन जेएनवीज। अब कई बार क्या होता है, रिसोर्स रूम किसी एक टीचर के पास दे दिया जाता है, वो अपने ही डिपार्टमेंट का सामान लेता है और रिसोर्स रूम उसके कबर्ड में ही बंद होती है। ऐसा नहीं करना है।
जो भी रिसोर्स रूम में सामान है वो सभी टीचर्स को देना है, यूज करवाना है। प्रिंसिपल ने खास ध्यान रखना है इस चीज का, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, प्रिंसिपल इसमें ध्यान देते नहीं, जो व्यक्ति उसका सामान लाता है उसके कबर्ड में लॉक करके रख देता है, किसी को मालूम ही नहीं पड़ता। तो एग्जिस्टिंग फंक्शनल जो भी जेएनवीज है उनको साल के 5,000 रुपये रिसोर्स रूम के लिए आते हैं। अब रिसोर्स रूम में आप कई सारी चीजें ले सकते हैं, चार्ट है, मैप्स है, कुछ टीचिंग एड्स है, ये रिसोर्स रूम में लिए जा सकते हैं। तो ये रिसोर्स रूम का हो गया। इसके अलावा विद्यालय में सेंट्रल प्रोविजंस होते हैं, रीजनल ऑफिस लेवल पे भी कुछ कुछ होती है। तो वो क्या होती हैं, तो कई बार रीजनल ऑफिस लेवल पे ही आपके टेंडर कर दिए जाते हैं, जैसे कंडक्ट ऑफ क्लस्टर है, रीजनल लेवल मीट है, स्पोर्ट्स मीट है, कल्चरल मीट है, तो उसका फंड आपको आरओ लेवल पे मिल जाएगा। रिक्रूटमेंट है टू बी अलोकेट टू द आरओ और हेडक्वार्टर लेवल, ये भी वहीं से वो कर देते हैं। ट्रेनिंग कोर्सेज भी अगर है तो वो भी वही कर देंगे। एडमिशन टेस्ट, जेएनविस्टी जो नवोदय में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है विद्यालय के एंट्रेंस के लिए, तो 1.25 लाख पर जेएनवीए मिलता है, 1.25 लाख पर जेएनवीए एडमिशन टेस्ट के खर्चे के लिए मिलता है। आर्ट और कल्चरल वर्कशॉप आपको आरओ को बताना पड़ेगा। स्पेशल एमेंडार वर्क्स, हाँ स्पेशल एमेंडार वर्क्स, अगर कोई खास काम करवाना है स्पेशल, तो उसके लिए भी आपको आरओ से फंड सैंक्शन करना पड़ेगा। देन पेस्ट सिटिंग एक्टिविटी होती है। पेस्ट सिटिंग एक्टिविटी मतलब आपको नियर बाय विद्यालयों में अपने विद्यालय की छाप गिरानी है, उनके स्टूडेंट को अपने विद्यालय के बारे में बताना है। तो ये पेस्ट सिटिंग एक्टिविटीज के लिए हर साल 10,000 रुपये आते हैं। तो दोस्तों ये पेस्ट सिटिंग एक्टिविटी भी कई बार कई टीचर्स को दे दिया जाता है, वो करते ही नहीं खर्चा, बाद में दूसरे हेड में यूज हो जाता है पैसा, तो वो नहीं करना है। साथ ही साथ विद्यालय का एक म्यूजियम कॉर्नर होता है। आपका विद्यालय जिस एरिया में सिचुएटेड है वहाँ के म्यूजियम की रखने लायक योग्य वस्तु आपको लानी है, रखनी है। जनरली म्यूजियम कॉर्नर का चार्ज आर्ट टीचर के पास में दिया जाता है, ध्यान रखना है दोस्तों। तो आज के वीडियो में हमारा इतना ही। अगर मेरा एक्सप्लेनेशन आपको सही लगता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लगती है, तो आप मुझे जरूर जरूर बताइए। और भी अगर आपको किसी भी विषय पे इंफॉर्मेशन चाहिए, जानकारी चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आपको जो भी लगे, आज का वीडियो कैसा लगा, ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करिए, और साथ ही साथ ये जो बेल आइकॉन दिख रहा है, ये बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको वक्त से मिल सके। और हो सकता है कि मेरे इस वीडियो से आपका थोड़ा बहुत भी फायदा हो जाए। अगर 2-4 प्रश्न भी आपको मिल जाते हैं तो मैं खुद को धन्य समझूंगा। धन्यवाद। आपका भी दिन मंगलमय हो।